गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं सीरीज़ में, कैसे पैरेलल में ऐड करते हैं, और भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप पूरे फुल अटेंशन के साथ बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ नोट भी करते जाइए। ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल में सेल होता क्या है। सेल हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे ये सेल है हमारा। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है। जब हम सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से चार्ज का फ्लो होने लगता है। इसलिए सेल की मदद से हम बोलते हैं चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है। और चार्ज के फ्लो होने से करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेट होने से हमारी कोई डिवाइस वर्क करने लगती है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च हमने जलाई, जलाने से क्या हुआ, सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो को हम बोलते हैं करंट, करंट से हमारा बल्ब जल गया। ठीक है। ये तो हो गई सेल के बाहर की बात। अब बात करेंगे एक्चुअल में जब चार्ज फ्लो करता है, सेल से जब चार्ज फ्लो कर रहा है बाहर से, तो सेल के अंदर से भी चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर फ्लो कर रहा है तो अंदर भी फ्लो करके जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, अंदर जब चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ बोलते हैं आयन फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं आयंस, तो आयन के फ्लो होता है सेल के अंदर। ठीक है। अब जब आयन फ्लो करता है सेल के अंदर, तो फ्लो करते टाइम वो आयन दूसरे आयन से भी टकरा सकता है। जब वो आयन दूसरे आयन से टकराता है तो उस केस में क्या होता है, टकराने को बोलते हैं रुकावट पैदा होना, और रुकावट को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस पैदा होती है एक आयन से दूसरे आयन के टकराने से, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्योंकि ये बात हो रही है सेल के अंदर, तो इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, आयन के फ्लो में रुकावट पैदा हो रही है, उसको बोल रहे हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बात करेंगे ईएमएफ की। ईएमएफ का होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको फोर्स समझने की गलती बिल्कुल मत करना, उसके बारे में भी हम बताएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको पहले फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है। अब ईएमएफ होता क्या है, जैसे सेल से सर्किट कनेक्ट है, सेल से सर्किट कनेक्ट है, तो मान लीजिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है, सेल की मदद से ही तो फ्लो कर रहा है। सेल ने कुछ वर्क किया तभी तो फ्लो कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेल ने जितना वर्क किया उस चार्ज को एक टर्मिनल से फ्लो करा के दूसरे टर्मिनल में लाने में, यानी दोबारा समझिए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल ने जो वर्क किया उसको बोलेंगे ईएमएफ द सेल। यानी कि सेल का ईएमएफ क्या हुआ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में सेल को जो वर्क करना पड़ रहा है उसको बोल रहे हैं सेल का ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये एक प्रकार का पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल ये होता था वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज पोटेंशियल। वैसे ही ये भी एक पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक प्रकार का वोल्टेज है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है। अब बात करेंगे सर्किट। ये मान लीजिए सेल हमारा आइडियल कंडीशन में है। ठीक है। इसका ईएमएफ ई, लेकिन सेल आइडियल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये मान लेते हैं सेल है जिसमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है आर का। ठीक है। ये ईएमएफ है ई। अब इससे हमें करंट फ्लो करा दिया आई का, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो एक्चुअल में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण ईएमएफ में थोड़ी सी गिरावट आएगी। उस ईएमएफ में जो कमी आ रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये ई है, ये आर है, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। ठीक है। इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना ई का, और इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है
इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर का, ठीक है। ये आई आर का है, ये ई का है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब वी ए माइनस वी बी, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान रहे हैं। इसको सिंपल हम वी से डिनोट कर रहे हैं, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। अब वी ए माइनस वी सी क्या है, आपका ई एम एफ है, ई। अब चूंकि हम पॉजिटिव से निगेटिव को घटा रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पर है, निगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ निगेटिव था, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए हमने माइनस साइन यहाँ लगा दिया, वी बी माइनस वी सी ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि आपका वी आ गया E माइनस आई आर, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R से, तो ये EMF आ गया आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V इक्वल टू E माइनस आई आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपका EMF थोड़ा सा कम हो गया आई आर के अमाउंट से, ये बोलते हैं आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इस सर्किट के अलोंग कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का कनेक्ट कर दिया हमने इस सर्किट में। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इसकी मदद से। इसके अलावा कितना पोटेंशियल होता है, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है आर आई का, और ये है रेजिस्टेंस R, तो इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई आर। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस टर्मिनल के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आई आर, तो यहाँ हम लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हमें करंट देखना है कितना है। करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का करंट पता करना है, टोटल ईएमएफ यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, E ही है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R स्मॉल r, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें पुट करना आई की वैल्यू यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे V इक्वल टू ई आर अपॉन R प्लस R, ये हो गया आपका V टर्मिनल पोटेंशियल। अब हमें निकालना है स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस में ले जाएंगे, R प्लस R इक्वल टू ई आर अपॉन V। अब इसे सॉल्व करेंगे स्मॉल r के लिए, स्मॉल r को इधर ले जाएंगे, ई आर अपॉन V माइनस कैपिटल R। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ई आर माइनस वी आर अपॉन V, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, यानी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ गया वो ये है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेल्स की ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, सेल्स को हम ऐड कैसे कर रहे हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम रेजिस्टेंस को ऐड करते थे, रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते थे, पैरेलल और सीरीज में, वैसे ही हम सेल को भी ऐड करके देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे सेल के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, डैश डैश डैश, nth सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इनके अलोंग लगाए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R है, EMF सबका E है, इंटरनल R है, EMF E इंटरनल R, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए nth सेल है, n सेल लगे हुए हैं पूरी सीरीज में, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, टोटल EMF क्या होगा। टोटल EMF क्या होगा इस पूरे सेल का, EMF सबके ऐड हो जाएंगे, यानी कि NE टोटल EMF हो गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R प्लस R, क्योंकि सीरीज में है सब, R प्लस R, यानी कि NR
और प्लस ये एक्सटर्नल भी लगा है तो कैपिटल आर, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होता है टोटल करंट, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, अब बात करेंगे हम करंट के कुछ केसेस की। जैसे मान लीजिए पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या ले रहे हैं, जैसे आर बहुत बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो ये आर लगा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एन ई अपॉन ये नेग्लेक्ट हो गया तो सिर्फ आर बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए आर बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो ये है आर जब छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो आर नेग्लेक्ट हो जाएगा और एन आर बचेगा। ठीक है, एन आर बचा, एन से एन कैंसिल हो गया तो ई अपॉन आर बचा। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब आपका कैपिटल आर बड़ा है यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो उस केस में जो आपका करंट है वो एन टाइम्स हो रहा है सिंगल सेल के करंट से। सिंगल सेल से करंट आ रहा है ई अपॉन आर, ई अपॉन आर का एन टाइम्स हो रहा है जब आपका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस केस में आपका करंट एन टाइम्स हो रहा है सिंगल सेल के करंट से। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या था, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका करंट आता है वो सिंगल सेल के करंट के बराबर आता है, यानी कि सिंगल सेल से ई अपॉन स्मॉल आर का करंट निकल रहा है, तो उस केस में जो करंट निकलेगा वो ई अपॉन स्मॉल आर के बराबर आएगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, जब हमारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सेल है हमारा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, ये सेल है हमारा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है हमारा, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए सेल है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट है सब आपस में। ठीक है, और ये इसके अलाउंग लगा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये आर है, ये स्मॉल, ये ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ये भी ई स्मॉल आर। ये मान लेते हैं एम सेल है, एम सेल मान के चल रहे हैं, एम सेल यानी कि एम रोज है। ठीक है, जब एम रोज है अब बात करेंगे अब ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ। इस केस में जब पोटेंशियल, जब हमारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, ऐड नहीं होता है। जैसे ई इसके अलोंग रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल इन हर एक के अलोंग होगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल इसके अलोंग भी ई ही होगा। ठीक है, ये ई आ गया टोटल पोटेंशियल। अब बात करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस की वो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/r प्लस 1/r, क्योंकि ये सीरीज पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/r के फॉर्म में ऐड होंगे। ठीक है, डैश 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 प्लस 1/r। ठीक है, ये मान लेते हैं 1/r रिजल्टेंट। अब ये m टाइम्स है तो ये आ जाएगा आपका m/r, क्योंकि 1/r रिजल्टेंट है तो r रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल r रिजल्टेंट r/m। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा r/m प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अब करंट की बात करें, करंट कितना हो जाएगा, करंट यानी टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस R/m प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हुआ। अब हम इसके केसेस की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा स्मॉल r से, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा स्मॉल r से तो स्मॉल r का टर्म रिड्यूस हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा E अपॉन R। ठीक है। सेकेंड केस की बात करें, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा इंटरनल से, तो I क्या होगा, तब R कैपिटल R नेगलेक्ट हो जाएगा, तब बचेगा हमारा E अपॉन R अपॉन M, यानी कि M E अपॉन R, M E अपॉन R। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा था इंटरनल से, तो उस केस में हमारा जो करंट निकल रहा था वो एक सिंगल सेल के करंट के बराबर करंट निकल रहा था। ठीक है। और जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट निकल रहा है वो M टाइम्स ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल से जो करंट निकल रहा था उसका M टाइम्स हो गया, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा था। ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत छोटा है तब हमारा करंट M टाइम्स ऑफ अ सिंगल सेल करंट का हो रहा है, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हमारा करंट सिंगल सेल के करंट के बराबर निकल रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। ये तो हो गया था, अभी पैरेलल सेल को कनेक्ट किया और एक तरफ अभी हमने सीरीज में कनेक्ट किया था सेल को। अब हम मिक्स्ड कनेक्शन करेंगे, यानी कि पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे और सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे। उसको कैसे करेंगे, सेल है मान लीजिए ये है, फिर इसके अलॉन्ग सीरीज में कर दिए डैश 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 n तक हमने ले लिए, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ये डैश 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 डैश, ऐसे ही मान लीजिए n कनेक्शन तक हमने कर दिए। ठीक है। डैश 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 एक्स के अलॉन्ग लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R का। ठीक है। ये E है, E R R E R E R, ये n टाइम्स तक गया है, E R, ये n टाइम्स, ये यहाँ पर m टाइम्स तक। ठीक है। m टाइम्स तक की हमारी m रोज है। ठीक है। m रोज है और हर एक रोज में m सेल है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब ये पढ़ चुके थे जैसे सीरीज में, तो टोटल सेल कितने होंगे, क्योंकि यहाँ n सेल है, यहाँ पर m सेल है, तो टोटल सेल कितने हो गए, m इंटू n हो गए हमारे टोटल सेल। ठीक है। अब हम बात करेंगे टोटल EMF कितना हो गया, क्योंकि इसका EMF तो NE ऐड हो जाएगा, इसका EMF NE हो जाएगा, इसका EMF भी NE हो जाएगा, इसका EMF भी NE हो जाएगा। क्योंकि ये पैरेलल में करंट है, तो इसका जो NE है वही आपका हर एक रो के अलॉन्ग रहेगा। ठीक है। टोटल EMF कितना हो गया, N इंटू E। ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या कैसे निकालेंगे, इस रो में कितना रेजिस्टेंस होगा, R प्लस R, क्योंकि ये सब सीरीज में R प्लस R, यानी कि NR तक हर एक रो का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका भी NR रेजिस्टेंस, इसका भी NR रेजिस्टेंस, इसका भी NR रेजिस्टेंस। ठीक है। और NR सब पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R मान ले रहे हैं इसको, 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR डैश 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 1 अपॉन NR, ये कितना M टाइम्स है। ठीक है। तो हमारा 1 अपॉन R कितना हो गया, M टाइम्स अपॉन NR, तो फिर R कितना हो गया, NR अपॉन M। ये तो हो गया हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा NR अपॉन M प्लस कैपिटल R, ये आपका आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। इस सर्किट को हम रिड्यूस कर लेते हैं, जो जो अभी हमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को रिड्यूस कर लेंगे तो समझने में और आसानी रहेगी। ठीक है। अभी सेल हमने निकाला था, टोटल EMF कितना था, NE का EMF आया था। ठीक है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, NR अपॉन M। ठीक है। NR अपॉन M आया था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R ही था, वो हमने R ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट की। करंट सर्किट में कितना होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है,
एन ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ठीक है, एम इंटू एन था हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल, इसे मान लेते हैं एन है। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एन इंटू ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। हमारा एक्चुअल में एम क्या है, हमारा एम है करंट को मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम करंट हमें मिल सके। मैक्सिमम करंट पाने के लिए ये टर्म हमारा मिनिमम होना चाहिए। इसको मिनिमम करने के लिए हम सबसे सिंपल तरीका यूज करते हैं कि हमें क्या किसके बराबर करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर, स्मॉल आर है, प्लस अंडर रूट एम आर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये तो टर्म इसके बराबर था, अब ये एक्चुअल में अगर हम इसको लाके इसके साथ जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन आर एन स्मॉल आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स एन आर इंटू एम आर। अब ये टर्म आपका इसके बराबर है। ठीक है, अब हमें ये टर्म को मिनिमम करना है, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम हो पाएगी। पूरी क्वांटिटी ये मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। अब डिनोमिनेटर ये है आपका, अब डिनोमिनेटर को मिनिमम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको जीरो कर सकते हैं, तब डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम हो सकता है। ठीक है, इसको जीरो करेंगे तो यानी एन आर माइनस एम आर इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एन आर इक्वल टू एम आर, ये कैपिटल आर है यहाँ पर। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या क्लियर हो रहा है, जब आपका आर यानी कि कैपिटल आर होगा एन आर अपॉन एम, एन आर अपॉन एम क्या था हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हमारा कैपिटल आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा तब हमारा करंट मैक्सिमम पास करेगा ग्रुपिंग में। ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग में एन आर अपॉन एम इक्वल टू कैपिटल आर आया है डेरिवेशन से। जब आपका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब आपका करंट मैक्सिमम पास कर रहा है। आप देख रहे होंगे तभी आपका करंट मैक्सिमम पास कर रहा है। ठीक है, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, सीरीज में जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बड़ा था तब हमारा मैक्सिमम करंट पास हो रहा था, और पैरेलल में जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से छोटा था तब हमारा करंट मैक्सिमम पास हो रहा था। और ग्रुप्ड कॉम्बिनेशन में यानी कि पैरेलल और सीरीज के मिक्सचर में जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर थे तब हमारा करंट मैक्सिमम पास हो रहा था। शायद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।